आज हम 2012 की फिल्म द अवेंजर्स की कहानी की परतों को खोलेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ कहानी का ब्यौरा नहीं देते बल्कि उन किरदारों के आपसी टकराव और टीम बनने की मुश्किलों को भी दिखाते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे कुछ ऐसे लोग जो एक कमरे में 5 मिनट भी शायद एक साथ नहीं रह सकते थे, उन्होंने पूरी दुनिया को बचाया। और ये बात बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि अवेंजर्स का पहला और सबसे बड़ा दुश्मन कोई चिटोरी सेना नहीं थी, बल्कि वे खुद थे। वो खुद थे, हाँ। ये कहानी जीत से ज्यादा इस बात की है कि कैसे इतने सारे ईगोज, इतनी अलग अलग विचारधाराएं एक मकसद के लिए साथ आईं। तो मतलब असली लड़ाई न्यूयॉर्क में नहीं, हेली कैरियर पर लड़ी गई थी। बिल्कुल, असली लड़ाई तो वहीं थी। चलिए, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की धुरी है टेसरैक्ट, जिसे हमने आखिरी बार कैप्टन अमेरिका के साथ समुद्र की गहराइयों में देखा था। अब वो शील्ड के पास है, लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं। शील्ड इसका सिर्फ अध्ययन नहीं कर रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे इससे हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे, खासकर थॉर के एस्गार्ड से आने के बाद। अच्छा। टोनी स्टार्क बाद में इसी बात पर निक फ्यूरी को घेरता भी है। तो एक तरह से फ्यूरी उसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है जिसे जलाने में कहीं ना कहीं उसका भी हाथ था। और टेसरैक्ट की ऊर्जा ने ही लोकी को पृथ्वी का रास्ता दिखाया। हाँ। और लोकी आते ही सिर्फ टेसरैक्ट नहीं चुराता, वो अपने साथ दो अहम लोगों को भी ले जाता है। एक तो डॉक्टर एरिक सेल्विक, जो टेसरैक्ट के एक्सपर्ट हैं, और दूसरा क्लिंट बार्टन, मतलब हॉकाय। तो ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। हाँ, ये एक ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव थी। हॉकाय को अपने वश में करके लोकी ने शील्ड की आंखों और कानों पर कब्जा कर लिया था। उसे शील्ड के सारे राज, सारे प्रोटोकॉल सब पता चल गए। मतलब खतरा अब सिर्फ बाहर से नहीं था, खतरा सिस्टम के अंदर से भी था। और फ्यूरी ये समझ गया था कि ये कोई आम खतरा नहीं है, इसीलिए उसने अवेंजर्स इनिशिएटिव को हरी झंडी दिखाई। और इस इनिशिएटिव के लिए जो टीम चुनी गई वो कागज पर तो बहुत शक्तिशाली लगती है, पर असल में एक टाइम बॉम्ब की तरह थी। बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब। आपके पास टोनी स्टार्क है, एक जीनियस अरबपति जिसे किसी की अथॉरिटी पसंद नहीं। फिर है स्टीव रॉजर्स, मतलब कैप्टन अमेरिका, एक ऐसा सैनिक जो अनुशासन और आदेशों पर चलता है। और इस मिक्स में आप डाल दीजिए थॉर को, जो एक देवता है और अपने पारिवारिक मामलों को सुलझाने आया है। और फिर है ब्रूस बैनर। हाँ, ब्रूस बैनर, एक ऐसा जीनियस जो हर पल इस डर में जी रहा है कि कहीं वो एक बेकाबू रेज मॉन्स्टर में ना बदल जाए। तो निक फ्यूरी ने इन सब को एक साथ लाकर एक बहुत बड़ा जुआ खेला था। उसे उम्मीद थी कि वो एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, लेकिन वो तो एक दूसरे को भड़काने लगे। बिल्कुल। और यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, जब ये सब शील्ड के हेलीकैरियर पर इकट्ठा होते हैं। हमारे स्रोत इस हिस्से को द प्रेशर कुकर सीक्वेंस कहते हैं। बहुत सही नाम दिया है। एक साथ काम करने के बजाय वे पहले मिनट से ही आपस में भिड़ जाते हैं। और ये सिर्फ ईगो का टकराव नहीं था ना? नहीं, ये विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ स्टीव रॉजर्स हैं, जो 20वीं सदी के आदर्शों को मानते हैं, कर्तव्य, बलिदान, कमांड की चेन। और दूसरी तरफ टोनी स्टार्क, हाँ, जो 21वीं सदी के प्रतीक हैं, अविश्वास, सवाल उठाना और किसी भी सिस्टम को चुनौती देना। उनकी बहस सिर्फ लीडरशिप को लेकर नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। और लोकी, जो उस समय शील्ड की कैद में था, वो बस इसी का इंतजार कर रहा था। उसका पकड़ा जाना ही उसकी योजना का हिस्सा था। वो बाहर से ज्यादा खतरनाक अंदर था, एक वायरस की तरह। बिल्कुल, वो एक वायरस की तरह था जो सिस्टम में घुसकर उसे अंदर से तोड़ने आया था। उसने हर किसी की दुखती रग पर हाथ रखा। उसने ब्लैक विडो को उसके अतीत की याद दिलाई, थॉर को उसके पिता की छाया में रहने का ताना मारा, और सबसे खतरनाक, उसने ब्रूस बैनर को उकसाया। हाँ, वो जानता था कि हल्क ही इस टीम को तोड़ने वाला सबसे बड़ा हथियार है। और वही हुआ भी। लोकी के एजेंट हेलीकैरियर पर हमला करते हैं, हल्क अपना आपा खो देता है और पूरी टीम बिखर जाती है। और इसी भगदड़ में लोकी भाग निकलता है और जाते जाते वो एजेंट फिल कोल्सन को मार देता है। हमारे स्रोत इस पल को कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताते हैं। हाँ, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि एक दोस्त की मौत ने उन्हें एक किया। नहीं, यहाँ एक ज्यादा गहरा पहलू है जिसे स्रोत उजागर करते हैं। निक फ्यूरी ने कोल्सन की मौत का इस्तेमाल किया, उसे एक हथियार बनाया। वो कैप्टन अमेरिका के खून से सने कार्ड्स दिखाता है। हाँ, और कहता है कि ये कोल्सन की जेब में थे। बाद में हमें पता चलता है कि ये कार्ड्स असल में कोल्सन के लॉकर में थे। तो उसने झूठ बोला। फ्यूरी ने एक झूठ का इस्तेमाल किया, एक नोबल लाए,
ताकि इन टूटे हुए हीरोज को लड़ने के लिए एक वजह मिल सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवेंजर्स टीम की नींव एक तरह से एक धोखे पर रखी गई थी, एक सोची समझी मैनिपुलेशन पर। और ये सवाल खड़ा करता है कि क्या इस तरह से बनी टीम वाकई में हीरो कहला सकती है? लेकिन शायद उस वक्त यही एकमात्र तरीका था उन्हें एक साथ लाने का। कोल्सन की मौत ने लड़ाई को व्यक्तिगत बना दिया। बिल्कुल, अब ये दुनिया को बचाने की लड़ाई नहीं थी, अब ये बदला लेने की लड़ाई बन गई थी। इस हमले के बाद तो सब कुछ खत्म सा हो गया था। हेली कैरियर तबाह हो चुका था, थॉर और हल्क जा चुके थे, टीम बनने से पहले ही टूट गई थी। हाँ, एक पल को लगा कि फ्यूरी का अवेंजर्स इनिशिएटिव एक कंप्लीट फेलियर था। और ठीक इसी सबसे निचले पॉइंट पर, जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, लोकी अपना आखिरी दाव चलता है। वो न्यूयॉर्क के स्टार्क टावर पहुंचता है और टेसरैक्ट का इस्तेमाल करके आसमान में एक पोर्टल खोल देता है। और चिटोरी सेना का हमला शुरू हो जाता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका हार नहीं मानता। वो बचे हुए लोगों को, ब्लैक विडो और हॉकाई को इकट्ठा करते हैं। और यहीं पर हमें पहली बार टीम की एक झलक दिखती है। स्टीव रॉजर्स, जो अब तक अपने समय से बाहर महसूस कर रहा था, आखिरकार एक ऐसी स्थिति में था जिसे वो समझता था, एक युद्ध। और फिर न्यूयॉर्क की लड़ाई शुरू होती है। अवेंजर्स एक एक करके वापस आते हैं और हम पहली बार उन्हें एक यूनिट के तौर पर लड़ते हुए देखते हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही मशहूर सीन है जहाँ कैमरा 360 डिग्री घूमकर सभी 6 एवेंजर्स को एक साथ दिखाता है जो दुश्मनों से घिरे हुए हैं। वो सीन, वो सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस फिल्म का थीसिस स्टेटमेंट है। उस एक शॉट में पूरी कहानी है। वो लोग जो कुछ घंटे पहले एक दूसरे का गला पकड़ रहे थे, अब एक दूसरे की पीठ की रक्षा कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह होती है कि कैप्टन अमेरिका, एक सैनिक, वो रणनीति बनाता है और आदेश देता है। और टोनी स्टार्क, जो किसी की नहीं सुनता, वो चुपचाप उन आदेशों को मानता है। हाँ, उस एक पल में वे सिर्फ सुपर हीरोज का समूह नहीं रहते, वे एक टीम बन जाते हैं। हर किसी की अपनी भूमिका थी। कैप्टन जमीन पर लोगों को बचाते हैं और टीम को डायरेक्ट करते हैं। हल्क, जो अब तक एक खतरा माना जा रहा था, वो टीम का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। हाँ, स्मैश। थॉर आसमान से दुश्मनों पर काबू करता है। ब्लैक विडो और हॉकाई जमीनी लड़ाई को संभालते हैं। और आयरन मैन वो काम करता है जो कोई और नहीं कर सकता। उसे पता चलता है कि इस हमले को रोकने का एकमात्र तरीका है पोर्टल के दूसरी तरफ जाकर एलियन मदरशिप को तबाह करना। और इसके लिए वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल एक न्यूक्लियर मिसाइल न्यूयॉर्क की तरफ लॉन्च कर देती है। टोनी स्टार्क के पास एक विकल्प था, या तो मिसाइल को शहर पर गिरने दे या उसे खुद लेकर पोर्टल के अंदर चला जाए। और वो दूसरा विकल्प चुनता है। ये टोनी स्टार्क के कैरेक्टर आर्क का सबसे महत्वपूर्ण पल है। हाँ, पहली आयरन मैन फिल्म का स्वार्थी हथियार बनाने वाला अरबपति अब पूरी मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान करने जा रहा था। हाँ, वो मिसाइल को पकड़कर उस पोर्टल में ले जाता है, ये जानते हुए कि ये एक वन वे ट्रिप हो सकता है। वो मदरहुड को नष्ट कर देता है, जिससे पूरी चिटोरी सेना एक साथ बंद हो जाती है। न्यूयॉर्क बच जाता है, लेकिन टोनी, वो अंतरिक्ष की ठंड में बेहोश होकर पृथ्वी की तरफ गिरने लगता है। एक पल के लिए लगता है कि उसने खुद को कुर्बान कर दिया है, पर हल्क उसे बचा लेता है। और इस जीत के साथ अवेंजर्स दुनिया के सामने पृथ्वी के रक्षकों के रूप में स्थापित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस जीत का मतलब सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था। तो फिर इसका असली मतलब क्या था? इसका मतलब था कि दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। मानवता को अब पता चल गया था कि वो ब्रह्मांड में अकेले नहीं है, और वहां ऐसे दुश्मन हैं जिनसे वे खुद नहीं लड़ सकते। साबित कर दी कि पृथ्वी पर कुछ ऐसा है जिसकी रक्षा करना जरूरी है। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें थैनोस की पहली झलक मिलती है, जो इस हमले का असली मास्टरमाइंड था। उसे पता चलता है कि पृथ्वी के पास अपने रक्षक हैं। उसका सलाहकार उसे चेतावनी देता है कि इंसानों से लड़ना मौत को बुलावा देना है, और इस पर थैनोस मुस्कुराता है। वो इस चुनौती से खुश है। तो ये थी द अवेंजर्स की कहानी। कैसे अलग अलग सोच वाले कुछ असाधारण लोग एक साथ आए और उन्होंने एक ऐसी लड़ाई जीती जो वे अकेले कभी नहीं जीत सकते थे। इन स्रोतों से ये साफ है कि अवेंजर्स का गठन पृथ्वी को बचाने के लिए हुआ था। लेकिन ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या ब्रह्मांड के सामने अपनी शक्ति का इतना बड़ा प्रदर्शन करके उन्होंने अनजाने में थैनोस जैसे और भी बड़े खतरों के लिए पृथ्वी को एक निशाना बना दिया? मतलब क्या न्यूयॉर्क की ये सबसे बड़ी जीत असल में आने वाले एक बहुत बड़े युद्ध की पहली घंटी थी?